हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अशोक के फूल, जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित ये कहानी है। तो अशोक का जो फूल है उसके आपके पैराग्राफ के यानी कि प्रश्नोत्तर को मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने क, ख और ग, घ 4 पैराग्राफ को देखे और उसके अर्थ को समझा और उसके प्रश्नों के उत्तर को हमने लिखा है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में, जो कि हम अंग, च और छ के पैराग्राफ को सॉल्व करके इसके प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ कहना चाहता है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वयं सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों वह उसे याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो देखिए इसमें लेखक क्या कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यानी कि दुनिया जो है, इस दुनिया के लोगों को स्वार्थ के अलावा बाकी सब चीज़ें जो हैं वो भूली हुई लगती हैं, छोड़ी हुई लगती हैं। केवल उतना ही याद रखती हैं, यानी कि ये दुनिया के लोग सिर्फ उतना ही याद रखते हैं जितने से उनका स्वार्थ सधता है। यानी कि ये दुनिया के लोग सिर्फ उतना ही याद रखते हैं जितने से उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सब चीज़ों को फेंक कर वो आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि ये दुनिया बहुत ही भुलक्कड़ है, सिर्फ स्वार्थ को याद रखती है और बाकी सब चीज़ों को भूल जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा। तो इसी प्रकार से शायद अशोक का जो फूल है उससे भी अपना स्वार्थ नहीं सधता है। क्यों उसे वह याद रखती, अशोक के फूल को वह क्यों याद रखती। सारा संसार स्वास्थ्य का ही तो अखाड़ा है। तो सारा जो संसार है वो स्वार्थ पर ही तो निर्भर है। तो क्या अशोक का फूल इस बात को याद रखती, तो उसने भी अपने स्वार्थ को नहीं सधा। ठीक है। तो इसमें कवि कहते हैं कि इस दुनिया के सारे लोग जिस प्रकार से स्वार्थ को ही देखते हैं, स्वार्थ को ही समझते हैं, तो क्या उसी प्रकार अशोक ने भी अपना स्वार्थ ही देखा। तो यही लेखक इसमें कहना चाहते हैं। ठीक है। पैराग्राफ में पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसा कि मैंने आपको बताया था वही लिखना है और हेडिंग कर लेंगे और संदर्भ को लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे स्टार्टिंग के 2 वर्ड यानी कहते हैं, और लास्ट के वर्ड जैसे कि अखाड़ा ही तो है। तो चलिए हेडिंग करने के बाद पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे कहते हैं डॉटेड अखाड़ा ही तो है। संदर्भ पूर्वरत यानी कि पहले जैसा ही संदर्भ रहेगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ आपको। संदर्भ हेडिंग कर लेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्गृत है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है से लेकर के बाकी को फेंक कर यहीं तक। तो हमने जैसे आपको अर्थ बताया उसी प्रकार से हम इसकी व्याख्या को लिखेंगे। तो सिर्फ इतने की व्याख्या को कैसे लिखनी है, तो हेडिंग कर लीजिए। तो इसी प्रकार से हेडिंग रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। और लेखक कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उनका स्वार्थ जो है पूरा हो जाए, बाकी सबको फेंक कर वह आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सारा संसार स्वार्थ का ही तो अखाड़ा है, इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर लिखेंगे संपूर्ण संसार स्वार्थी है, संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थ के लिए वह अखाड़े की कुश्ती में भी लड़ रहा है। ठीक है। तो स्वार्थ की वजह से इस संसार के सारे लोग जो हैं वो अखाड़े में, यानी कि कुश्ती का जो अखाड़ा होता है उसी अखाड़े में खड़े हैं और कुश्ती लड़ रहे हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है। चौथा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। उत्तर है कि लेखक ने गद्यांश में भुलक्कड़ लोगों को स्वार्थी कहा है।
5वां प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा चल रही है। 5वें का उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य के स्वार्थ की चर्चा की गई है और अशोक से उसका स्वार्थ नहीं जचा तो अशोक के फूल को भुलाया गया। ठीक है, यही इसका 5वें का उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम और चलेंगे अगले पैराग्राफ में। जो पैराग्राफ कह रहा है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। ठीक है, तो जो अशोक का फूल है उससे जो सम्मान कवि कालिदास से मिला वो अपूर्ण था, यानी कि उसके लिए बहुत ही अच्छा और पूर्ण था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। क्या करता था? सुंदरियों यानी कि सुंदर सुंदर कन्याओं के आसिंजनकारी जो उसे सींचती थी नुपुर वाले चरण, यानी कि उनके नुपुर वाले जो चरण थे, यानी कि मेहंदी वाले जो चरण थे, उसके मृदु आघात से वह फूलता था। क्या करता था? उसी के आघात से वह खिलता था और फूलता था, सुंदरियों के पैरों के यानी कि चरणों के मृदु आघात से। कोमल कपोले पर कवान बसंत के रूप में झूलता था। कवान बसंत का मतलब इसके पेड़ होते हैं, कवान बसंत के पेड़ होते हैं। तो कोमल कपोले यानी कि कोमल से पत्तों पर कवान बसंत के रूप में वह झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। क्या करता था कि चंचल नील को यानी कि चंचल सी नील को और अलकों को, ठीक है, जो चंचल नील होता है और उसकी जो अलकें होती हैं उसी के अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता है। तो कह रहा है इसमें कि वह उसकी अचंचल शोभा को यानी कि जो चंचल नहीं है उसको भी वह नील चंचल उसकी शोभा को 100 गुना बढ़ा देता है। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता है। कौन? अशोक का फूल महादेव के मन में क्षोभ यानी कि उसके प्रति दूसरा व्यवहार पैदा करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि श्री राम, प्रभु श्री राम के मन में यानी कि चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता है, यानी कि सीता के प्रति वह दूसरा भ्रम पैदा कर देता है। और मनोजमना देवता के एक इशारे पर वह कंधों से ही फूट उठता है। क्या करता है? जो मनोजन्मा जो मानव से जन्मे देवता हैं उनके इशारों पर और कंधों पर वह फूट उठता है। कौन? अशोक का फूल। तो यही इसमें कह रहा है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने आपको इसमें भी बताया है, वही संदर्भ आपको लिखना है। और दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पैराग्राफ में कहीं भी रेखांकित अंश नहीं है, तो हम इन सारे का एक साथ में अर्थ देखेंगे। चलिए हेडिंग कर लेते हैं। अशोक को और डॉटेड फूट उठता है था। पहला प्रश्न का उत्तर संदर्भ लिखेंगे और दूसरे की व्याख्या। चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर हेडिंग करेंगे अशोक को जो डॉटेड फूट उठता था। संदर्भ पूर्वत रहेगा। हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखेंगे कि कालिदास कालीन साहित्य में अशोक को प्रचुरता में उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम कहीं नहीं जानता था, यानी कि कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जनजीवन में नगण्य ही था। कालिदास ने अपने ग्रंथों काव्य ग्रंथों में अशोक की जैसी मोहक छटा और कोमलता, ठीक है, और कोमलता का वर्णन किया है और वैसा वर्णन इसके पहले यदि कहीं उल्लेख में नहीं मिलता है तो केवल नाम मात्र के लिए ही मिलता है। कालिदास ने अशोक के वृक्ष को अपूर्व सम्मान दिया। यही इसके व्याख्या में हम लिखेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है। उत्तर में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो
मादतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य रचनाकार ने नहीं किया। यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियों ने उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं? उत्तर है अशोक की फूल के सुंदरता के कारण ही सुंदरियों उन्हें अपने कानों के आभूषण को बनाती हैं। और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया? तो आपको तो उत्तर पता ही है कि संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक के फूल को अपने साहित्य में स्थान दिया। तो ये हो गया आपका 6 पैराग्राफ का सारे प्रश्नों के उत्तर। अब देखेंगे हम इस चैप्टर में 6 पैराग्राफ और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर। 6 पैराग्राफ कह रहा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो और जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है तो वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों की पर पली थी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है लेखक कि अशोक का जो वृक्ष है वो जितना भी मनोहर हो, यानी कि जितना भी वह मन से मोहित हो, सुंदर हो, या फिर रहस्यमय हो, यानी कि वह छिपा हुआ हो, ना पता चले, या फिर जितना भी अलंकारमय हो। ठीक है, अलंकारमय से युक्त हो, मनोहर हो और रहस्यमय हो, परंतु है तो वह एक विशाल सा सामंत सभ्यता का, यानी कि है तो वह एक फूल ही ना, जो कि विशाल सामंत सभ्यता को, सामंत सभ्यता का मतलब होता है जो कि वह उस सामंत की शोभा को बढ़ा दे सभ्यता में रहकर, उसे परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। वो क्या है? एक परिष्कृत रुचि का एक प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों की पर पली थी। वो क्या थी? एक साधारण सी प्रजा के लोगों के साथ उसके परिश्रमों में पली बड़ी है। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। क्या हुई थी? उसके रक्त के संचार कणों को, यानी कि उसके रक्त का संसार कण को खाकर अशोक का फूल क्या हुआ? बड़ा हुआ, और लाखों करोड़ों की अपेक्षा वह समृद्ध हुई थी। क्या हो गई थी? वो लाखों करोड़ों की अपेक्षा में और अधिक समृद्धि को प्राप्त हुआ। वे सामंत अखंड गए। ठीक है, उखंड गए, यानी कि वे सामान्य रूप से उखड़ भी गया। समाज ढह गए, उसकी वजह से समाज भी ढह गया, और मनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई, और मानव का जो उत्सव है उसके धूमधाम को भी मिटा दिया। संतान कामनियों, यानी कि संतान का जो कामनिया था उसके गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली, यानी कि संतान के कामनियों के गर्व से अधिक और शक्तिशाली देवताओं का वरदान, उसे देवताओं का वरदान मिलने पर वह लंगा पीरों ने और भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने और यक्षों की इज्जत घटा दी। उसे वरदान मिला था कि वह पीरों ने और भूत भैरवों ने, काली दुर्गा और यक्षों से इसका वरदान मिला था और उसकी इज्जत को वह घटा दिया। दुनिया अपने रास्ते पर चली गई और शोक पीछे छूट गया। दुनिया आगे बढ़ गई और शोक और दुख जो है वो पीछे छूट गया। यही इसमें लेखक का कहना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक क्या है? तो हेडिंग करेंगे अशोक का वृक्ष। ठीक है, और यहाँ पे वो जगह डॉटेड छूट गया। पहले का उत्तर है सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? उत्तर है कि लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा में सामंतवाद समृद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? तीसरे का उत्तर है कि लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि
वे उखड़ गए हैं और उनका समाज ढह गया है और उनके विलासिता पूर्व जीवन की धूमधाम मिट गई है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित है वे सामंत से लेकर मिट गई तक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल्य चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप से हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और समानताओं ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था वह मन में लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। यही इसकी व्याख्या में हम अर्थ को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है कि पाठ के शीर्षक का नाम अशोक के फूल है तथा लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। छठवां प्रश्न है कि अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। तो उत्तर लिखेंगे कि अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। सातवां प्रश्न है कि सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी है। उत्तर लिखेंगे सामंत सभ्यता मेहनत परिश्रम के आधार पर पली बढ़ी थी। आगे प्रश्न है कि आठवां, संतान कामनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा। उत्तर लिखेंगे कि संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। ठीक है। नौवां प्रश्न है कि यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी। उत्तर लिखेंगे कि यक्षों की प्रतिष्ठा काली दुर्गा पीरों ने भूत भैरवों ने यक्षों की प्रतिष्ठा को घटा दी थी। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक के वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर लिखेंगे कि अशोक के वृक्ष की विशेषताओं से अशोक जो है वो मनोहर है, रहस्यमय है और अलंकारमय है और विशाल भी है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि सामंत सभ्यता का क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे कि जो साधारण प्रजा के परिश्रम से पली थी वही सामंत की सभ्यता थी। 12वां प्रश्न कह रहा है कि संतान कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। उत्तर लिखेंगे कि संतान कामनियों को पीरों का, भूत भैरवों का और काली दुर्गा की शक्तिशाली का वरदान मिलने गया। ठीक है। तो ये हो गया इस प्रकार से आपके इस पूरे पैराग्राफ का प्रश्न का उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।